नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सूरज जी, जो कि वन प्रेमी है, पर्यावरणविद भी माने जाते हैं। सबसे पहले तो एक मुद्दा काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर, जहां पर सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें अरावली जो पर्वतमाला है उसको लेकर नई परिभाषा जो है उन्होंने दे दी थी। अब उसी को लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन, आंदोलन भी देखने को मिल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम। सर, जिस तरीके से ये पर्वतमाला को लेकर, अरावली पर्वतमाला को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बनी हुई हैं, इतनी ज्यादा मिथ आ चुके हैं, इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं इसको लेकर, असलियत क्या है? सबसे पहले तो हम शुरुआत यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया है और किस नजरिए से देखा जाए इस फैसले को। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि वैसे आमतौर पे हम मानते हैं कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो लंबाई है वो पालमपुर से लेकर के और दिल्ली एनसीआर तक 692 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। लेकिन आप देखिए कि पिछले एक महीने से, पिछले 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है और उसमें इसकी ऊंचाई को लेकर के कुछ हुआ है, कमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में इसकी लंबाई और ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ गई है। इसकी लंबाई धरातल से उठ करके भारतीय पॉलिटिक्स में पहुंच गई है, बच्चों के जेन तक पहुंच गई है, फेसबुक के, इंस्टा और आप तमाम तरह के जो सोशल मीडिया के कनेक्टिव पार्ट है उन तक ये पहुंच चुकी है और अब तो पूरे देश में पहुंच गई है इसकी लंबाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप देखिए कि आप सोशल मीडिया खोलेंगे, अखबार खोलेंगे, लोगों की चर्चाओं में जाएंगे तो एक ही नाम गूंज रहा है, अरावली। बिल्कुल। और अरावली के साथ साथ सेव अरावली। हाँ, निश्चित तौर पे वो तो अरावली सेव के लिए काम कर रहे हैं जी। तो इसमें एक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वह एक अलग बात है, और जो कैंपेन चल रहा है, चाहे वो राजनीति की बैंड चल रहा हो, चाहे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उसको चला रहे हो, या कुछ और लोग चला रहे हो, या स्वतः ही जिन लोगों को चिंता रहती है आमतौर पे पर्यावरण की, वन्य जीवों की, पहाड़ों की, प्रकृति की, वो लोग इसको कर रहे हो, लेकिन वो बहुत आगे जा चुकी है चीज, और वो उससे भी आगे जा चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने जैसे लोगों से बात होती है और संवाद होता है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उससे इतर जब बातें आती है, जब हम सोशल मीडिया की उस पे वॉल पे देखते हैं, लोगों की चर्चाओं में सुनते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये बात जो है वो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये तो आगे जा चुकी है और इसमें तरह तरह की भ्रांतियां भी फैली हुई है। ये ठीक बात है कि जो चिंता जाहिर की जा रही है, 5 पॉइंट बिल्कुल ठीक है, पर्यावरण बचे, अरावली बचे, और जिनको लोगों को इनकी चिंता है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पर अरावली में रहने वाले जो जैव विविधता है, जो जीव जंतु है, जो पर्यावरणीय घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, वो सुरक्षित रहने चाहिए। लोगों की चिंता है पोल्यूशन कम हो, लोगों की चिंता है मरुस्थल जो है वो बढ़ता हुआ, उसको अरावली रोकता है, ये ठीक बात है, चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इन विषयों पे तो सतत प्रयास हम लोग बरसों से कर रहे थे, लोगों को जा करके स्कूलों में, कॉलेजों में इंटरेक्शन कर रहे थे, बच्चों के बीच में जाकर के, गाँव के बीच में जाकर के, शहरों में जाकर के, लेकिन हम इतने सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इसका जो जन जन तक जो है सारी चीजें पहुंच चुकी है, ये एक सुखद हमको परिणाम लगता है। लेकिन बात ये आ रही है सूरज जी, जिस तरीके से हम देखें कि ये फैसला आने के बाद से लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं। चिंता करने की बात भी है क्योंकि हमारे श्रृंखला है, इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो ये पूरा फैसला आया है, करीबन 90% जो पर्वतमाला है अरावली की, वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी अगर ये फैसला आ जाता है, क्योंकि खनन होगा, और खनन होगा तो जाहिर तौर पर जो पर्वतमाला है वो नष्ट होती हुई नजर आएगी। इस पर आपका क्या कहना है? ये जो एक भ्रांति फैली है कि 8.7 जो पहाड़ी है वही 100 मीटर से ऊपर है और बाकी जो पूरा पर्वत खत्म हो जाएगा, ये उस भ्रांति का परिणाम है, जिसके चलते हुए तरह तरह की कयास लोग लगा रहे हैं, तरह तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है, और सड़क से लेकर के और सोशल मीडिया तक प्रदर्शन भी हो रहे हैं इसमें। तो ये, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हमको जितने भी लोग वास्तव में, पॉलिटिकल दलों की तो बात अलग है, देखो कोई रैली कर रहा है अपने पॉलिटिकल के लिए कर रहा है, और उसमें वे लोग भी शामिल है
जिनके खुद के माइंस है, खुद पहाड़ काटने का काम करते बिल्कुल। हैं, लीगल अनलीगल उनकी मायने हैं, और वो सड़क पे आकर के जब वो जिंदाबाद अरावली से अरावली करते हैं तो हमको हंसी भी आती है, बिल्कुल। लेकिन अच्छा लगता है कि चलो ऐसे लोग भी निकल करके आए। तो मैं लोगों को जो वास्तव में पर्यावरणविद है, जो अरावली की चिंता करते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि 1% भी आप पैनिक ना होइए। अरावली कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। जी। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और ये जो पहाड़ है, आप ये देखिए कि आज का पहाड़ नहीं बना हुआ है, जी। ये किसी शासन में बीजेपी ने बना दिया, या कांग्रेस ने बना दिया, या अंग्रेज लेकर के आया, या मुगल लेकर के आया, ये बहुत उससे आगे ये की किसी बात पार्टी है। का ये मोहताज तो नहीं है। हाँ, करोड़ों साल पहले की संरचना है, जी। और करोड़ों साल जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये पर्वत श्रृंखला रहेगी राजस्थान और ये बिल्कुल। स्टेट के अंदर। और उसका जो कारण सबसे बड़ा यही है कि आज हम जो हमारा धरातल है, हम टिके हुए हैं, पर्यावरण पे ही हमारा जो संतुलन टिका हुआ पूरा। जी। और पर्यावरण खत्म तो हम खत्म। जब हम खत्म हो जाएंगे उस दिन तक इस पहाड़ का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो फैसला मैंने पढ़ा है और मैं जो समझ पाया हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो भ्रांति फैली है वो यहीं से फैली है कि अरावली हिल और अरावली सीरीज, जो अरावली पर्वतमाला है, जो पूरी हम जिसकी बात करते हैं कि वो पालमपुर गुजरात से लेकर के राजस्थान हरियाणा होते हुए और दिल्ली एनसीआर तक पहुंचती है, वह पर्वत श्रृंखला है पूरी। बिल्कुल। उस पर्वत श्रृंखला के अंदर बहुत से पहाड़ है जो कंचनजंगा जैसी चोटियां ऊंचाई पर भी जा रही है, बिल्कुल। 2500 फीट तक की, 2500 मीटर तक की हाइट पे जा रही है। तो कोई ऐसे पहाड़ भी है जो 4 मीटर भी है, 5 मीटर भी है, छोटे लेवल पे धरातल पे है। तो ये सब भी है। तो ये तमाम जो सब है ये इस पर्वत श्रृंखला में आते हैं, और इस पर्वत श्रृंखला के अंदर केवल पत्थर नहीं है, ये तो एक जीवित संरचना है, पारिस्थितिक तंत्र की जीवित संरचना है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत से पेड़ हैं, अनेकों प्रकार की यहाँ पे जड़ी बूटियां और वनस्पतियां हैं। तो उनका सृजन करता हुआ अरावली है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, न पहले कोई कर पाया न आगे कर पाएगा। लेकिन एक बात बार बार जो है मेरे भी दिमाग में आ रही है, और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो खत्म हो जाएगी, खनन को लेकर काफी बड़ी बात आ रही है। तो आप खनन को लेकर बताइए, किस तरीके से जो माइनिंग है उसको रोका जा सकता है? क्या जो वो फैसला आया है उसमें इस तरीके का तो कहीं फैसला नहीं है कि माइनिंग जो है वो ओपनली की जा सकती है? क्या कुछ है उसका नजरिया, आप क्या देखते हैं? कि माइनिंग तो पहले से भी बंद है अरावली हिल्स में, और पूरी संपूर्ण पर्वत श्रृंखला के अंदर जो नियंत्रित कुछ मेटल निकल रहे हैं उनको हम छोड़ दें तो कहीं भी सब जगह रोक है, कंप्लीटली रोक लगी हुई है। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मैं बात करूं तो इसमें न तो सरकार ने ये परमिशन मांगी है खनन की, और न सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से किसी को भी खनन करने की वहां स्वीकृति प्रदान की है, और न ही इस प्रकार की जो है वो कोई नॉर्म्स या उनका कोई निर्णय में आया है, ऐसा कोई एक शब्द भी नहीं है कि जिसमें आप जो है खुलेआम उनको परमिट कर रहे हो। लेकिन अब ये आशंकाओं पे टिका हुआ है, ये जो विजुअल वर्ड है सोशल मीडिया का और ये जो प्रचार प्रसार का है, ये आशंकाओं के बल पर टिका हुआ, और आशंका ये प्रकट की जा रही है कि संभवतया जो पहाड़ी नहीं है, जिसको हिल नहीं माना है, पर्वत श्रृंखला माना है, और श्रृंखला में भी आप ये देखिए कि आधा किलोमीटर तक कोई पहाड़ नहीं है, आधा किलोमीटर के बाद में तमाम पहाड़ वो पर्वत श्रृंखला माने जाएंगे, चाहे वो 2 मीटर का हो, चाहे वो 4 मीटर का हो, चाहे वो 100 मीटर का हो, चाहे वो 150 मीटर का हो, चाहे वो 2000 मीटर का हो, वे तमाम पहाड़ के जो आधे किलोमीटर की टच करते हैं कहीं न कहीं दूरी पे, तो वे श्रृंखला भी माने जाएंगे। और ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला संरक्षित है पूर्ण रूप से। मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो लोगों ने अपने मन में कयास लगाए हुए हैं, या फिर गुमराह होने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा, या फिर लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता इनसे गुमराह हो रही है कि आम जनता तक ये महत्वपूर्ण जो कहानी है वो पहुंची ही नहीं है, जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, क्या वो गुमराह होकर जो है उन तक पहुंच रही है इन्फॉर्मेशन? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, आज ये चाहे मैं हूँ, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, चाहे जो मौजूद पीढ़ियां हैं, वे तमाम लोग इतनी मेहनत करते ही नहीं है, किसी की मेहनत में ही नहीं। हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते पूरा, प्रिया जी, हेडिंग देखते हैं और उसके अनुसार कयास लगा करके निकल लेते हैं, समय नहीं लोगों के पास। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय किसने पढ़ लिया। सच में इतने सारे पेपर्स हैं तो कौन पढ़ रहा है बैठ के? और जो माहौल बन रहा है ना, उसमें तो हम सब जो है फॉरवर्ड करते हैं, अच्छा जी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हम टैग करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, हमको वो नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, शुभ संकेत ये है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं और तमाम वे लोग जो जिनको आमतौर पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फुर्सत नहीं मिलती है,
रील स्क्रॉल करने में, वे तमाम लोग जो है इस चिंता में लग गए हैं कि अरावली कैसे बचे, पर्यावरण कैसे बचे, बायोडाइवर्सिटी कैसे बचे, अरावली में आने वाले जो पेड़ पौधे और तमाम बेजुबान जीव है वो कैसे बचे। तो उसमें से अगर 1% भी सार्थक परिणाम आता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी ये, कि जो काम हम इतना जोर शोर प्रचार प्रसार करने के बाद में 20 वर्षों में नहीं कर पाए, वो इस एक निर्णय की जो है गलत व्याख्या की और कुछ आशंकाओं के चलते हुए ये काम हो जाए तो ये अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है, सोशल मीडिया पर भी ये जो है ट्रेंड बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि सेव अरावली पर अरावली हिल, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है सर कि लोगों तक ये कहानी पहुंच पा रही है कि अब अरावली हिल कहीं ना कहीं डेंजर में है, और लोगों को कहीं ना कहीं ये आश्वासन करने में भी समय लग पाएगा कि अरावली हिल इतनी भी डेंजर में नहीं है, बचा लिया जाएगा, क्योंकि जो फैसला आया है वो गलत नहीं फैसला आया है। हालांकि आप खुद एक पर्यावरणविद हैं, और जिस तरीके से अभी राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो लेपर्ड अटैक, टाइगर अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सर, और खास तौर पर अगर हम बात करें ये अटैक के साथ साथ झलाना में यहाँ पर पास में हमारे पास वो है वन्यजीव का पूरा संरक्षण केंद्र है, उसके अलावा सरिस्का है, रणथंभौर है, पर यहाँ पर ये शहरीकरण होना, शहर के अंदर आना, किस तरीके से मतलब देखा जा सकता है इस पूरे केस को? देखिए स्थितियां बड़ी विकट है जी, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम देखिए जयपुर शहर जब बसा था 1727 में, तो उस समय हमारे चारों तरफ पे दरवाजे बने थे, पोल बने थे, और जयपुर का जो परकोटा था उसमें गेट लगे हुए थे। वो गेट रात को शाम अंधेरा होती बंद होते थे जी। वो बंद इसलिए होते थे कि चारों ओर जंगली जंगल था, तो उस जंगल में शेर चीते ये जो रहते थे ये शहरों में नहीं आ जाए, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए परकोटा बना हुआ था। लेकिन अब आप देखिए जो जंगल था जिसके डर से जयपुर शहर की चार दीवारी के दरवाजे बंद होते थे, वहां पे तो पूरा शहरीकरण हो चुका है, कॉलोनियां बस गई है। 1300-1400 कॉलोनियां तो बिल्कुल परकोटे से सटी हुई बस गई है, जिनके अंदर जो पूरा वन क्षेत्र था, पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए, कॉलोनियां, मकान, सड़कें बनी, और आप देखिए सीमेंट का, कंक्रीट का जंगल तैयार कर दिया गया है। बिल्कुल। दूसरी ओर सीमितता वाला जो घनत्व क्षेत्र है जंगल का, उसमें भी आपने सफारी चालू कर दी। जयपुर के अंदर एक सफारी की कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि आज हमारे यहाँ पे 4 जो है वो सफारियां हैं। जलाना पार्क सफारी है, आमागढ़ सफारी है, नारगढ़ सफारी है, और अभी हाल ही के अंदर जो बीड़ पापड़ सफारी चालू की है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, टूरिस्ट जाएगा तो उनको भी देखने का हक है पूरा, कि जो जीवित संरचना आज हमारे बीच में मौजूद है, कितने से मेरे पास, ये तो मैं नहीं कहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो आशंका ये भी है कि आने वाले समय में ये जो पैंथर है और टाइगर है, ये ऐसा नहीं हो कि ये खत्म हो जाए और विलुप्त होती भी जा रही है सारी जो वन्य जीव है, देखना पड़े जी। जब तक देख पा रहे देखने दो। लेकिन आप ये देखिए कि अनावश्यक अतिक्रमण जंगलों में जो चल रहा है, गैर वानिकी गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई है। ये निश्चित तौर पर मैंने देखा है 10 सालों में, गैर वानिकी गतिविधियां जिसमें जंगलों में लोग जा रहे हैं, नशा आदि करते हैं, आग जलाते हैं, शिकार करते हैं, खरगोश आदि वन्य जीवों को मारते हैं, छोटे जीवों को, सरीसृपों को पकड़ते हैं। तो ये इस तरह के जो गैरवानी पेड़ों को काट देते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ है उनको काट रहे हैं, घास काट रहे हैं। तो ये जो गैरवानी की गतिविधियां होगी, मानव का दखल बढ़ेगा जंगल में, तो ये जंगल के जानवर और इससे साफ तौर पर क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। कहते हैं कि त्रासदी हो रही है। अभी हाल फिलहाल में जब मॉनसून गया था तो काफी ज्यादा त्रासदी पूरे देश भर में देखने को मिली थी, बहुत बारिश हुई जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं ये उसी की तरफ तो इशारा नहीं है कि अब हम जिस तरीके से पूरे वन्य जीव को और कह सकते हैं पेड़ पौधों को काटते नजर आ रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब वो पर्यावरण हमारे साथ भी खिलवाड़, इंसानों के साथ भी एक तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जी, कि प्रकृति का और जो मानव का नाता है वो सहजीवन का अस्तित्व है जी। हम जितना प्रकृति से लेते हैं तो उसमें उतना नहीं तो हम कुछ तो हिस्सा हमारा प्रकृति को भी दे, लेकिन हम देते नहीं है, प्रकृति से केवल लेते हैं और दे रहे हैं। तो प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं, पॉलिथीन के रूप में दे रहे हैं। पहाड़ों में जाएंगे, प्लास्टिक की बोतलें फेंकेंगे, प्लास्टिक की थैलियां फेंकेंगे, उत्सर्जन करेंगे, उससे भारी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, वो पहाड़ों के लिए नुकसानदायक होती है। पेड़ काटेंगे, जानवरों को मारेंगे, परेशान करेंगे, तो ये प्रकृति को हम जो है उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम प्रकृति को डिस्ट्रॉय करेंगे तो प्रकृति से हम उम्मीद करें हमको बचाएगी। हमारा संरक्षण हम प्रकृति का संरक्षण करके ही कर पाते हैं। तो ये धारणा हमको रखनी पड़ेगी।
हम तभी सुरक्षित है जब प्रकृति सुरक्षित है। बिल्कुल। प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमको पहले नष्ट कर देगी। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है कि हाल फिलहाल में मैंने देखा कि खेजड़ी के पेड़ों को भी काफी ज्यादा काटा जा रहा है। कहते खेजड़ी के पेड़ बहुत ही साल पुराने खेजड़ी के पेड़ हैं जिनको पूजा भी जाता है, हमारे जो लोग हैं उनको पूजते हैं खेजड़ी के पेड़ों को। अब हाल फिलहाल में जयपुर की बात करें तो आखिरी बचा हुआ है एक जंगल था, वो डोल का बाड़, वो भी नष्ट कर दिया गया, उसके ऊपर भी पीएम ट्रिनिटी मॉल बनाया जा रहा है। इसके बाद बात करें तो ये अभी अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर पूरा माहौल जो है गर्मा गया है। ये इस तरीके की जो चीजें हैं लगातार सामने आती रही हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब सरकार अपनी सियासत को बचाने के लिए या सियासत को बनाए रखने के लिए इस तरीके की कदम उठा रही है, या फिर कह सकते हैं हाईकोर्ट इसमें अपना फैसला अपने तरीके से देता हुआ नजर आ रहा है? मतलब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये पर्यावरण को लेकर सारी चीजें सामने आ रही हैं तो आम जनता पर इसका असर कितना पड़ रहा है और किस तरीके से पड़ रहा है? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मेरा आकलन तो यही है कि आज ये जो सरकारें और तमाम जो बॉडीज है, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है समाज का। समाज विस्तृत इकाई है, तो समाज का हिस्सा है, तो गलती तो हम सबकी है ना, क्योंकि जो प्रारंभिक इकाई है वो मानव होता है, परिवार होता है। तो हमने ये सोचा ही नहीं प्रकृति के बारे में, हमने तो हर चीज को आज उसकी कीमत लगाना स्टार्ट कर दिया है। और ये हुआ तभी है जब हमने इस धरती माता को, वनों को, जंगलों को, इनको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया है और हम डिमांड करते हैं। आज आप ये देखिए कि तरह तरह से कई जो आज मोर्चे निकालने वाले लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमको तो जो है यहाँ पे इतने 200 प्लॉट चाहिए, 300 प्लॉट चाहिए, हर कम्युनिटी को प्लॉट चाहिए। तो जो प्लॉट देने का काम सरकार का है वो जंगलों को काट के तो देगी, आसमान से उत्पन्न नहीं करेगी, फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होगा इन चीजों का। तो जब ये लोगों को विकास चाहिए और ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति की विनाश की कीमत पे हो, तो ये काम है सरकारें करेगी। आज अगर पर्यावरण को मानने वाले लोग समाज में खड़े हो जाए और समाज कहते हैं कि हमको तो राजस्थान की तुलसी खेजड़ी है, इतनी पवित्र है, तो अब खेजड़ी नहीं कटेगी, चाहे हमारे को कोई डेवलपमेंट दो या मत दो, हमको इतनी सड़क नहीं चाहिए, हमको इतनी फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमको इतने कल कारखाने नहीं चाहिए, हमको इतने जो है वो आकर के हमारे बीच में बड़े मैदान नहीं चाहिए, हम प्राकृतिक रूप से खुश रहेंगे, तो कौन सी सरकार कर पाएगी? पर सर इस बात पे एक प्रश्न मेरा उठ रहा है कि आपने बोला कि हमें उतना विकास नहीं चाहिए या हमें उतना डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आज का युवा है डेवलपमेंट चाहता है, वो चाहता है कि हम आगे बढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो चीज है, सस्टेन करके चीजें डेवलप की जा सकती हैं, लेकिन कोई भी जो युवा है या पूरा देश है या आम जन है वो पीछे तो नहीं रहना चाहता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, तो फिर कैसे बनेगी अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ? मैंने पहले भी कहा था कि नियंत्रित विकास और सतत विकास की जो प्रक्रिया है और अंधाधुंध और भौतिक विकास है, उन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज मेरे पास में एक कार है, मैं उससे संतुष्ट हो सकता हूँ, 2 ले लूं, लेकिन 10 कारें मैं लाके खड़ी करूंगा तो मेरे पास जगह कहाँ पर है जी। तो वैसे ही अभ्युदय जो होता है उसमें कोई गलत नहीं है, भौतिक विकास जरूर है वो, लेकिन वो सतत विकास की प्रक्रिया है, तो उसको समाज भी लेता है। और नियंत्रित कहीं भी कुछ हो रहा हो, विकास हो रहा हो, तो प्रकृति के साथ में संतुलन बनाए। हमने मेरी PIL चल रही है, हाईकोर्ट में चल रही है, और NGT का भी आदेश है कि आप एक पेड़ काट रहे हैं, विकास के लिए जरूरी है तो काटिए, लेकिन उसको काटने से पहले आप 4 पेड़ लगाइए। बिल्कुल 4 पेड़ लग जाएंगे तो वो एक पेड़ का जो है हम उसका भुगतान कर सकते हैं इस प्रकृति को। लेकिन हम केवल अंधाधुंध जो है विकास के लिए पेड़ों को काटते जाएंगे, प्रकृति को विनाश के मुंह पे धकेलते जाएंगे और इन जीव जंतुओं को जो है किताबों में पहुंचा देंगे जंगलों से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा विकास तो विनाश की राह पे है ना। अभी उत्तराखंड में लोगों ने विकास करने के लिए वहां पे थर्मल पावर लगाए, प्लांट लगाए, और आप परिणाम आपने देख लिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उल्टा पीछे चले जाएंगे, रिवर्स हमको लेके चले जाएंगे प्रकृति। तो प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, ये चीजें मस्ट है। उसके बाद में आप कितना ही विकास कीजिए, कितने ही विकास के जो आयामों को स्थापित कीजिए, सड़कें बनाइए, मैदान बनाइए, फैक्ट्रियां बनाइए, नगर बसाइए, लेकिन प्रकृति को नष्ट मत करिए। हम तो इतना ही चाहते हैं। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? अगर हमारे युवा इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं, और पर्यावरण जो प्रेमी है वो किस तरीके से अपना जो हित है या फिर अपनी तरफ से जो चीजें हैं वो दे सकते हैं? मैं तो आज हमारे जो युवा है उनसे इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो सेव अरावली की मुहिम है ये थमनी नहीं चाहिए। अरावली को तो कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन सेव अरावली के नाम पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधताएं हैं, उनको बचाने के लिए आपको आगे आना होगा और इस ज्ञान को और अधिक पुष्ट कीजिए, और अधिक जीव जंतुओं के, बेजुबानों के और प्रकृति के पक्ष में खड़े होंगे, और इस आदत को हम डालेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी
तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति पर्यावरण बचेगी, हम भी बचेंगे। और दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अरावली को लेकर के इतना आप पैनिक मत होइए। आप मुहिम को तो चालू रखिए, बिल्कुल। लेकिन खुद मन से पैनिक मत होइए। अरावली को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, न सरकार, न कोई कोर्ट है, और न कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत है इसको नष्ट नहीं कर पाएगी। ये सदियों की विरासत है, परंपरा का हिस्सा है, इसको कहीं भी कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन प्रकृति निश्चित तौर पे खतरे में है, इसको बचाने के लिए जो ये मुहिम है इसको जारी रखिए सतत रूप से। और ये जो प्रक्रिया है मैं समझता हूँ कि पर्यावरण विनाश से बचाने में हमारी मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी आपका, आप यहाँ पर आए, आपने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो बताई, क्योंकि आमजन में कहीं ना कहीं एक ये बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा टेंशन में ये लोग आ गए थे कि अरावली पर्वतमाला को आखिर कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जो फैसला है वो कहीं ना कहीं आमजन तक भी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। हालांकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिए, इतने ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो अरावली पर्वतमाला को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव किया भी जा सकता है। इसके अलावा किस तरीके से आप पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जल जीवन और कहते हैं जंगल सभी अपने एक दूसरे के साथी होते हैं, तो जिस तरीके से आप अपने पर्यावरण को ध्यान रख सकते हैं, कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, वो सब आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।